नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक होनी है। बैठक में मंदाकिनी रॉयल्स पैलेस में बैठक होगी और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे और लखनऊ के एसआर कॉलेज में अवध क्षेत्र की बैठक होगी। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे बैठक का उद्घाटन। तो बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक है। 2024 की बिसात बिछाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी ने। और मंदाकिनी रॉयल पैलेस में होगी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक का उद्घाटन करेंगे और इस बैठक को करने के बाद ये कहा जा रहा है कि काफी फायदा मिलने वाला है पार्टी को। तो आज बुंदेलखंड, कानपुर बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक होनी है। मंदाकिनी रॉयल पैलेस में होगी कानपुर मंदाकिनी क्षेत्र की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर कि बीजेपी को सभी सीटों पर बढ़त लेनी है। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। सूरज पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से बने हुए हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि कानपुर में बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक के लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन पहुंचने वाला है इस बैठक में और कब शुरू होगी ये बैठक? अपने जीत का परचम लहरा रहा है, तो ऐसे में 2024 का भी चुनाव कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर आज कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय क्योंकि कानपुर में बना हुआ है, उसको लेकर आज एक बैठक होनी है और 2024 की रणनीतियों को तैयार किया जाना है। इस बैठक को मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आने वाले हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सभी बड़े पदाधिकारी भी मौजूद होंगे, जहां 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। और क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड में 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 लोकसभा सीटें जो है ये अभी सारी 10 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में है। ऐसे में इस 10 लोकसभा सीटों को भाजपा के खाते में रखने के लिए जो भी कमियां हैं उसे भरपाई करने का इस बैठक में भरसक प्रयास किया जाएगा। तो साथ ही जिस तरीके से निकाय चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को छोड़कर कई बागी भी हो गए और जाकर निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको भी जोड़ने का जो फिर से भाजपा में प्रयास है, उसी को लेकर ये पूरी आज चर्चा और परिचर्चा की जाएगी। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, देखिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और भूपेंद्र चौधरी अब अगले मिशन पर जुट गए हैं और सभी को इस मिशन के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब अपने मिशन के लिए तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है, उसके अगले दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में किया, कहीं ना कहीं उसके लिए हौसले बुलंद है, क्योंकि 17 की 17 नगर निगम जो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई और वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जा रही थी। इसमें मेरठ, अलीगढ़ शामिल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, जमीन पुत्र काम करने का तरीका था, संगठन की मजबूती थी, वो कारगर साबित हुई। अब 2024 का बड़ा लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश से जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा केंद्र पर वही राज करेगा। तो ऐसे में इसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए अलग से रणनीति बनाई गई और सबसे बड़े चाणक्य उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल, जो 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, उनको एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानता है कि 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पे जितने ज्यादा कब्जा करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ऐसे में सुनील बंसल काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं उनके लिए। लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, देखा गया नोएडा से बैठक का शुरू हुई थी, उसके बाद बरेली, गोरखपुर और आज जो है कानपुर बुंदेलखंड की बैठक है, तो दूसरी ओर जो है आज अवध क्षेत्र की भी बैठक है। ऐसे में यहाँ पर जो बैठकें होंगी उसमें कहीं ना कहीं 2024 का जो विजन है
है भाजपा का, वो तैयार किया जाएगा। बताया जाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी, किन किन मुद्दों पर लड़ेगी, क्योंकि 2024 में ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसका उद्घाटन एक तरीके से होगा। सब लोग, आम जनता के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में इस बार विजन जो होगा उसमें राम मंदिर का जिक्र बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई राम मंदिर की लड़ी थी। कहीं ना कहीं उसी का फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। उत्तर प्रदेश और देश का कोई भी सूबा हो, वहां पर उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक, उनमें बढ़ोतरी हो। तो ऐसे में राम मंदिर को लेकर के अलग से रणनीति इन बैठकों में तैयार की जा रही है कि उसको किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, जिससे सीधे तौर पर जनता प्रभावित हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, आने वाले समय के संगठन के जो कार्यक्रम हैं उनको तय किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो तमाम अन्य तरीके से चर्चाएं हो रही कि कौन पदाधिकारी आगे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा, उत्तर प्रदेश में बेहतर काम करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं लगातार जारी हैं। हालांकि आज बैठक होगी, इसके बाद ही बैठकों का दौर शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में रैलियां भी दिखाई देंगी। जो अभी तक जानकारी हो रही है उसके अनुसार जून के महीने से उत्तर प्रदेश में रैलियां शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी यहाँ रैली करने आ रहे हैं। साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री खुद। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल बनाना शुरू कर चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी प्रचार प्रसार और नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं अपना विजन है वो जनता के बीच पहुंचाना शुरू कर चुकी है और कहीं ना कहीं इसी का फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आज बागपत के दौरे पर हैं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। सुबह 10 बजे बागपत पहुंचेंगे जयंत चौधरी, समरसता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 11 बजे यानी कि 11 बजे पांची गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे और 12 बजे चमरावल गांव बैठक किसानों के साथ होगी। तो देखिए, जयंत चौधरी भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले यही नेता थे जो कि जनता के बीच में नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो इनको भी जनता की याद आ रही है। और आपको बताएं कि आज बागपत के दौरे पर हैं आरएलडी चीफ और मायावती। बहरहाल अब दोनों को सहमति मिलती है नहीं मिलती है, अनुमति मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा ऐलान है। तो 12 बजे चमरावल गांव में किसानों के साथ बैठक होगी। आज बागपत के दौरे पर हैं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरएलडी का समरसता अभियान, और इस समरसता अभियान में आरएलडी प्रमुख दलित चौधरी खुद मैदान में उतर रहे हैं। जयंत चौधरी खुद मैदान में उतर रहे हैं। सुबह 10 बजे बागपत में कार्यक्रम है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त जांच होगी। आईएएस प्रांजल यादव के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच होगी। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे लोकायुक्त। स्वास्थ्य विभाग में तैनाती की दौरान अनियमितताएं बताई गई थी और इसी के साथ साथ अनियमितताएं, निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायतों की जांच लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर आरोपों को सही बताया। लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर आरोपों को सही बताया है और अनियमितताएं, निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच के लिए लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर आरोपों को सही बताया है। तो देखिए आगे इस पूरे फैसले पर क्या होता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव बने हुए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर के डिटेल में बताएं एक बार।
2021 साल 2021 में अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ एक शिकायत हुई थी लोकायुक्त के यहाँ। इसमें कहा गया था कि जो अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण है, साथ ही साथ प्रांजल यादव हैं, इनकी मिली भगत से जो सीएचसी का निर्माण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इंतजाम किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको वेतन ढंग से नहीं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। उसके बाद उप लोकायुक्त इसकी प्राथमिक जांच करते हैं, जांच में जो आरोप थे वो सही पाए जाते हैं और अब उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं इसकी जांच करेंगे। अगर बात करें तो इसमें जो सीएससी बने हैं उसमें आरोप है कि वहां पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है वो बेकार ढंग से अलॉट किया गया, उसका काम जो अलॉट करना था बेकार ढंग से किया गया। साथ ही साथ जो तमाम अन्य काम होते हैं, जहाँ बिजली का काम होता है, वो जो अलॉट किया गया वो भी मनमाने ढंग से अलॉट किया गया, जिसकी शिकायत हुई। तो शिकायत के बाद प्राथमिक जांच हुई, जांच में जो आरोप सही पाए गए थे, अब इसकी लोकायुक्त जांच शुरू होगी। अमित मोहन प्रसाद जिस समय अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य थे उस समय देखा गया था किस तरीके से उनका टकराव जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के महकमे के मंत्री बृजेश पाठक के साथ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं आरोप जो है उनको लेकर के भी संशय है कि आरोप लगाने वाले किसने लगाए, कब लगाए गए। हालांकि तमाम ये चीज़ें जांच का विषय है, जांच के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप है और बड़े अधिकारी पर आरोप लगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम अन्य अधिकारी हैं वो भी इसकी रडार में आ सकते हैं। साथ ही साथ जो कार्यदायी संस्था थी वो भी इसकी रडार में आ सकती है। बाकायदा इसकी तैयारी कर ली गई है और अब कहीं ना कहीं जो अमित मोहन प्रसाद हैं, आज जो तत्काल उस समय जो हैं अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य थे, साथ ही साथ प्रांजल यादव जो सचिव उस समय स्वास्थ्य थे, इस समय दोनों ही अधिकारी जो हैं एमएसएमई विभाग में तैनात हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई क्या होगी, लोकायुक्त जांच में क्या कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात कि जो अमित मोहन प्रसाद है जो अपने आप को ताकतवर बाहुबली समझते थे अधिकारियों के बीच के, तो उन पर कार्रवाई क्या होती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली महत्वपूर्ण खबर की, जो कि इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है सहारनपुर का, और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर तकरीबन 12:15 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 12:30 बजे सर्किट हाउस में एमएलए सांसद के साथ संवाद होगा। लेकिन इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हम। आईएएस अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त जांच होनी है और आईएएस प्रांजल यादव के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच होनी है, जिसके बारे में विस्तार से हमारे सहयोगी आपको जानकारी दे रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी लोकायुक्त करेंगे, मतलब हर एंगल में लोकायुक्त ने जांच करनी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर का दौरा है। दोपहर तकरीबन 12:15 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और 12:30 बजे सर्किट हाउस में एमएलए सांसद के साथ संवाद और एक कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 1 बजे 2:15 बजे महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। ये आज का मोटा शेड्यूल रहेगा डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं मैदान में जनता के बीच में पहुंच करके जन की नीतियों तक पहुंचा जा सके और जन तक पहुंचाया भी जा सके। तो आपको बता रहे हैं कि 1 बजे कलेक्ट्रेट में बड़ी बैठक होगी और तकरीबन 2:15 बजे महाराजा भगीरथ को याद किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर का दौरा है। तो तकरीबन 12:30 बजे सर्किट हाउस में एमएलए सांसद के साथ संवाद रहेगा कि आगे क्या किया जा सकता है, क्या रणनीति बनाई जा सकती है, इसको लेकर के मंथन होगा। और तकरीबन 2:15 बजे महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनीत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन इन पर। विनीत, बहुत महत्वपूर्ण है कि डिप्टी सीएम सहारनपुर आ रहे हैं, ऐसे में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनकी जानकारी आपके पास होगी, कृपया साझा करें। बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर दौरे पर रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है
आज क्योंकि भागीरथ जयंती है और उसी को लेकर यहाँ पे डिप्टी सीएम पहुंचेंगे सहारनपुर में। और सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम करीब 12:16 पे यहाँ पर जो सरताव में एयरफोर्स है वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ से कार के द्वारा जो है यहाँ पर सबसे पहले समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी की जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे, जो जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर सहारनपुर में अभी निकाय चुनाव हुए थे और उसमें यहाँ पर जो 11 सीटें थी नगर निकाय की और नगर पंचायत की, तो उसमें जो है बीजेपी को यहाँ पर 11 में से 3 पर यहाँ पर जीत हासिल हुई है। तो जो 8 सीटों पर जो हार यहाँ पर हुई है बीजेपी की, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उस हार को देखते हुए यहाँ पर बातचीत करेंगे डिप्टी सीएम। इसके अलावा जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं सहारनपुर के, उनसे भी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में वार्ता की जाएगी और विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो जनमंच है, जनमंच पर यहाँ पर कार्यक्रम होना है भागीरथ जयंती को लेकर, तो उसमें भी यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है शामिल होंगे। और उस कार्यक्रम के बाद यहाँ से डिप्टी सीएम करीब 3 से 3-3:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। ठीक है विनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया है आरक्षण में गड़बड़ी करने का आरोप। वीडियो परीक्षा का हवाला देकर आंदोलन करने की अपील की है। बीजेपी की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आ जाती है। देखिए, अब केजरीवाल के बाद अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं मौजूदा सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, और इसी के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, इसकी शिकायत भी दर्ज कराइए। तो ये बड़ी जानकारी है कि पूछताछ भी की जा सकती है। तो आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं। यूपी SSSC के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियमानुसार ओबीसी के 27% की जगह केवल 9% पर प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक मानने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। भाजपा की ओर से ये सामाजिक न्याय के आगे आड़े आती है। बुलंदशहर में प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने खुर्जा में 20 करोड़ की लागत से बन रहे गंग नहर इंटरकनेक्टेड क्रॉस रेगुलेटर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि टेल तक पानी पहुंचना सरकार का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट से 5 जिलों के 50,000 किसानों की भूमि संचित होगी। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है, और इसके लिए आपने सुना भी था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करते हुए। बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ और गाजियाबाद बुलंदशहर खंड के द्वारा इस स्थान से पानी की सप्लाई होती है। लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचन इस नहर के माध्यम से होता है। 50,000 किसान इससे लाभ लेते हैं। तो आज उसको हम लोग समीक्षा करने आए हैं अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी सरकार बनने के बाद एक ही लक्ष्य है कि टेल तक पानी पहुँचे, सभी किसानों के खेत तक पानी पहुँचे जो इससे जुड़े हुए हैं। हमारा ट्यूबवेल के माध्यम से, लघु डाल के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, नहरों के माध्यम से अधिक से अधिक पानी पहुँचे लोगों के पास तक, उसकी समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया था। और ये जो प्रगति रिपोर्ट इसका क्या है, तो ये भी लगता है 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा और हम लोग उद्घाटन कर देंगे और अच्छा किसानों को इससे लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह जीत आज बीजेपी के कमल मित्र कार्यक्रम का उद्घाटन है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी बनाएगी 200 महिला कमल मित्र, और ये बहुत बड़ा कदम है महिलाओं के लिए भी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे, जिसमें हर निर्वाचन क्षेत्र में 200 महिला कमल मित्र को लगाया जाएगा। आज बीजेपी के कमल मित्र कार्यक्रम का उद्घाटन होना है।
सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज लेंगे शपथ। शपथ समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा लेंगे शपथ। वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन भी लेंगे हिस्सा और दोनों जजों की ही नई नियुक्तियां हुई हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिल गए हैं। आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं कौन कौन है वो। वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन भी शपथ लेंगे। दोनों जजों की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे और इसी के साथ साथ आपको हम तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं कौन कौन है वो नए जज। शपथ समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी क्योंकि ये निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही कि कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि होगी उसे सीसीटीवी के माध्यम से दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी ताकि लोगों को पता चल सके कि कितना भीतर कार्य हो रहा है और क्या कार्य हो रहा है। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, 28 मई को नए संसद भवन का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। 28 महीने में बनकर तैयार हुआ संसद भवन। वीर सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन होगा। नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और संसद भवन बनकर के तैयार हो गया है। वीर सावरकर के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन होगा। इसके अपने अलग कई मायने हैं। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होगी। शराब नीति केस में ईडी मनमानी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी की जा रही है। ईडी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को बनाया था आरोपी। और देखिए मनीष सिसोदिया अभी भी धूल की हवा फांक रहे हैं। शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग कर रही ईडी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया था। मुजफ्फरनगर से अगली बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शातिर चोर वसीम उर्फ टोपा घायल हो गया है। चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश पर 14 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। नगर कोतवाली के नगर थाना के तितावी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं और एकदम से पुलिस देख करके शायद वो खुद को संभाल पाते, भाग पाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद करने में यूपी एटीएस सफल सिद्ध हुई है। आज कोतवाली पुलिस शामली स्टैंड पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया। उसने पुलिस के द्वारा किए गए इशारे को ओवररूल करते हुए वहां से अपनी बाइक भगाई। पुलिस को जब संदिग्ध प्रतीत हुआ, पुलिस ने उसका पीछा किया और जिस स्थल पर हम खड़े हैं शामली रोड पर, यहाँ पर उसने अपनी बाइक को छोड़ के और पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए यहाँ से बच निकलने का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई। उसमें जो अभियुक्त है उसके एक पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम वसीम उर्फ टोपा है। इससे जब पूछताछ की गई, इसने बताया कि एक शातिर किस्म का चोर है और इस पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थाना कोतवाली और अलग अलग थाना क्षेत्रों में पंजीकृत है। इसको उपचार हेतु अभी अस्पताल भेज दिया गया है। आज फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।